अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद आलम सलाहुद्दीन अय्यूबी, मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवांडी से। अज़ीज़ तलबा, आज हम 10वीं जमात के लिए, जो कि उर्दू एंड सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए है, मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर 4, लेसन नंबर 4, माशी मनसूबाबंदी यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की मश्क को समझने से पहले हमें इसके कुछ बुनियादी नुकात को समझना होगा। तो देखिए, तो माशी मनसूबाबंदी है, आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं माशी मनसूबाबंदी के ताल्लुक से। अब 10वीं जमात में जो चौथा लेसन है माशी मनसूबाबंदी, इसमें 3 हिस्से किए गए हैं, जिसमें पहला हिस्सा है जीएसटी, यानी कि 2 मश्क जो है जीएसटी पे डिपेंड करती हैं। इसके बाद एक हिस्सा है इसमें शेयर, और इसी तरह से तीसरा हिस्सा जो है ब्रोकरेज यानी कि दलाली। तो इस सबक के 3 हिस्से किए गए, 3 पार्ट, जिसमें से हमको जीएसटी, आज की वीडियोस में हम जीएसटी के ताल्लुक से सीखेंगे, और फिर दूसरी वीडियो में इसके बाद जो नई वीडियो आएगी उसमें शेयर एंड ब्रोकरेज को देखेंगे। तो हम जीएसटी के बारे में देखेंगे आज कि जीएसटी एक्चुअल है क्या और किस तरह से इसके तो जीएसटी को समझने के लिए कुछ हमको बेसिक बुनियादी नुकात को समझना होगा। पहले सवाल को हल करने से कबल देखते हैं जीएसटी। आपको पता है जी मीन्स गुड्स यानी कि अशिया, एस मीन्स सर्विस, सर्विस यानी कि खिदमत, और टी मीन्स टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि जीएसटी का जीएसटी इसका लॉन्ग फॉर्म इस तरह से है, गुड्स यानी कि अशिया और खिदमत टैक्स। ओके, तो ये जीएसटी का फुल फॉर्म समझ चुके हैं। देखिए, हमारे मुल्क में बहुत सारे टैक्स राइज थे, वो तमाम टैक्स को एक टैक्स में ज़म किया गया और उसका नाम रखा गया जीएसटी। तो देखते हैं वो टैक्स किस तरह से थे। थोड़ा सा इस तरह से नज़र डालते हैं हम। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक बड़ा सा टोकरा मैंने बनाया हूँ यहाँ पे, और एक दरख्त यहाँ पे नज़र आएगा आपको, एक पेड़ है, और उसमें देखिए बहुत सारे ऐसे टैक्स थे। वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैक्स थे हमारे मुल्क में राइज थे पहले। इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राई, और इस तरह से कस्टम ड्यूटीज़, ये भी एक टाइप के टैक्स हैं। सब ये टैक्स के टाइप किस्म थे। एक्साइज ड्यूटी, और इस तरह से लग्जरी टैक्स, ज़ायद कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सर्विस चार्ज वगैरह, बहुत सारे ऐसे टैक्स हमारे मुल्क में राइज थे। और भी टैक्स देखिए, सीएसटी और सीवीडी। तो इस तरह के बहुत सारे टैक्स थे। तमाम टैक्स को क्या किया गया, एक टैक्स में ज़म कर दिया गया और उसका नाम रखा गया जीएसटी। और ताकि ये बहुत सारे टैक्स राइज होने की वजह से टैक्स की वसूलियाबी में कुछ मुश्किलात होंगी, शायद हो सकता है, और ताकि अदायगी में भी कुछ तकलीफ होगी, तो इसलिए इसको अदायगी में भी आसानी हो जाए और इसको वसूली में भी आसानी हो, इसलिए इस तमाम टैक्स को एक टैक्स में ज़म किया गया, वो है जीएसटी। तो जीएसटी हमारा एक हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब का एक नारा है कि 1 नेशन एंड 1 टैक्स, यानी हमारे मुल्क में एक नेशन और हमारे मुल्क एक नेशन और एक टैक्स राइज हो। ये पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही टैक्स का निज़ाम राइज हो, इसलिए इस टैक्स को 1 जुलाई 2017 से नाफिज किया गया। तो अजीज़ तलबा, बात समझ में है आपकी। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अशिया और खिदमत टैक्स, बहुत सारे टैक्स जो राइज थे उनको एक टैक्स में ज़म किया गया, उसका नाम है जीएसटी। और 1 नेशन 1 टैक्स, पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही टैक्स का निज़ाम हो, यानी कि एक टैक्स में से इनकम टैक्स अलग रखा गया इसको, इससे इस ज़मरे से जीएसटी के। लेकिन यहाँ पे एक टैक्स, बहुत सारे टैक्स को एक साथ जमा करके, एक साथ ज़म करके उसको जीएसटी में कन्वर्ट किया गया, और उसका निफाज जो है, यानी इसको जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इस जीएसटी का, वो 1 जुलाई 2017 से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। तो आपको डेट भी याद रखना, कभी कभी सवाल इस पर से भी एक डेट भी पूछी जाती है। लास्ट टाइम में बोर्ड में इस सवाल पूछा गया था। ओके, तो हम देखते हैं कि जीएसटी को 3 हिस्सों में, मेन 3 हिस्सों में तकसीम किया गया जीएसटी को, याद रखिए। पहला हिस्सा क्या है इसका, देखिए यूटी जीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूनियन टेरिटरी में क्या आएगा, 2 हिस्से आएंगे, 3 हिस्से आएंगे इसमें। एक आएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके 2 पार्ट्स होंगे यूटी जीएसटी के। एक तीसरा है यूजीएसटी भी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो ये यूटी जीएसटी कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, यूटी जीएसटी को, बात समझ लो। जीएसटी का 3 हिस्सों में तकसीम किया गया जीएसटी को भी।
तो पहला हिस्सा हम यहाँ पे UT/GST की बात कर रहे हैं। UT/GST ऐसा टैक्स है जहाँ पे जो ताजिर है वो एक ही रियासत में रहता है और ख़रीदार उसका यानी कि ग्राहक कस्टमर वो भी उसी रियासत का हो, यानी एक ही रियासत में जो ख़रीद और फ़रोख्त होगी, जो कारोबार एक ही रियासत में किया जाएगा, सेम स्टेट में। जैसा महाराष्ट्र का जो ताजिर है महाराष्ट्र में ख़रीदता है और महाराष्ट्र में फ़रोख्त करता है, तो ऐसे टैक्स को कौन से ज़मरे में शामिल किया जाएगा, कौन से हिस्से में शामिल किया जाएगा, UT/GST में। ओके, और जो भी टैक्स आएगा वो दो हिस्सों में तकसीम होकर, एक सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ सेंड किया जाएगा, यानी कि इनके जो टैक्स यहाँ पे जो हासिल होगा वो CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जमा किया जाएगा और ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए जाएगा। ओके, तो इस तरह से एक ही रियासत में जो ताजिर ख़रीद और फ़रोख्त करेगा उस पे जो टैक्स आयद होगा, जो टैक्स वो वसूल करेगा, तो वो टैक्स क्या कहलाएगा, UT/GST। ओके, तो वो UT/GST के ज़मरे में आएगा। इस तरह से यहाँ पर वो ताजिर जो UT/GST के ज़मरे में आएगा वो टैक्स इनवाइस देगा। टैक्स इनवाइस क्या है इसके बारे में हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ जस्ट याद रखिए कि UT/GST जो टैक्स UT/GST के अंडर में आएगा वो टैक्स जो है उसमें टैक्स इनवाइस देना होगा। ओके, एंड टैक्स इनवाइस क्या है इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गई आपकी बात कि UT/GST यानी कि एक ही रियासत में ख़रीद व फरोख्त किया जाने वाला टैक्स, ख़रीद व फरोख्त किया जाने वाली अशिया और उस पर आयद किया जाने वाला टैक्स, अदा किया जाने वाला टैक्स को UT/GST ज़मन। दूसरा उसका हिस्सा है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में यहाँ ध्यान देंगे कि एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो कारोबार है यानी कि जो ताजिर है उसका जो लेन देन है, जैसे करंट अकाउंट में जिसका लेन देन होगा वो एंट्री होगी, उसका कारोबार का जो लेन देन है वो लेन देन 20 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक अगर है तो इस तरह के ताजिर को कंपोजिशन स्कीम का सर्टिफिकेट मिलता है और उसको एक मतलब सनद मिलती है कि उसके तहत वो अपना कारोबार करे। और इस सूरत में ये जो कंपोजिशन स्कीम वाला ताजिर होगा ये अपनी दुकान हो या स्टोर हो या शोरूम हो जो भी हो, तो उसके सामने इसको इस तरह का बोर्ड लगाना होता है। वो कंपोजिशन स्कीम वाला ताजिर जो होगा वो हमको टैक्स इनवाइस नहीं देगा, नॉर्मली बिल देगा, पक्का बिल देगा, लेकिन उस टैक्स इनवाइस नहीं देगा, यानी कि उसमें GST का जिक्र नहीं होगा। वो एक मखसूस टैक्स उसके लिए फ़िक्स किया गया। जैसा होटल वगैरह के जो ताजिर हैं, होटल में जो मतलब बिज़नेस करते हैं, तो उनको 5% यहाँ पे टैक्स कहा गया फिक्स, और ये तब्दील भी हो सकता है हर साल के हिसाब से, और सनतकार के लिए 1%। तो ऐसे सनतकार, ऐसे ताजिर जिनका कारोबार, जिनका टर्नओवर हम जिसको कहते हैं वो 20 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक हो, तो ऐसे ताजिर को कंपोजिशन स्कीम का सर्टिफिकेट लेना होगा और उस बुनियाद पर वो टैक्स की अदायगी करें। वो कस्टमर से फिर उसमें बिल में GST शो नहीं करेगा। ओके, इस तरह से वो टैक्स इनवाइस नहीं देगा। अब दूसरा ये कि नो टैक्स इनवाइस है, ठीक है। और तीसरा पार्ट यहाँ पर है, देखो पहला पार्ट समझ में आया, दूसरे पार्ट में एक स्कीम है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा किसको, कौन, जो ताजिर 20 लाख से 1.5 करोड़ का कारोबार करता है, सालाना कारोबार। ओके, ये सालाना कारोबार है, ठीक है। अब एक IGST तीसरा पढ़ा है, GST इंटीग्रेटेड सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेट, यानी कि ये ऐसा कारोबार है जब एक ताजिर एक स्टेट में रहता है। हिंदुस्तान की बात करें, हमारे इंडिया की बात करें, हमारे हिंदुस्तान में एक ताजिर समझ लीजिए महाराष्ट्र का ताजिर है, गुजरात में जाके कुछ फ़रोख्त करता है, तो ऐसी सूरत में वो जो टैक्स अदा करेगा वो IGST की ज़मरे में आएगा, इसके हिस्से में आएगा। ओके, तो ऐसा ताजिर बैनुल रियासती कारोबार करने वाले ताजिरों के लिए है ये IGST। बात समझ में आई होगी यहाँ पे कि पंजाब का ताजिर पंजाब से अशिया ख़रीदा और महाराष्ट्र में लाकर फ़रोख्त किया, या महाराष्ट्र से ख़रीद कर वो पंजाब में जाके फ़रोख्त कर रहा है, तो ऐसी सूरत में वो जो टैक्स अदा किया जाएगा वो IGST कहलाएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो GST के 3 हिस्से यहाँ पर हमने देखे, UT/GST, कंपोजिशन स्कीम और IGST। तो अजीज़ दबा, नेक्स्ट हम ये बेसिक को इसलिए समझ लेते हैं कि आगे आपको फिर सवाल करने में आसानी होगी। इसके बाद देखिए टैक्स इनवाइस की बात मैंने कहा था कि टैक्स इनवाइस दरअसल क्या है मालूम है, एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक बिल है, जिस बिल पर GST की अदायगी का जिक्र होगा वो बिल टैक्स इनवाइस कहलाता है। आपने आपके घर में देखा होगा गैस सिलेंडर आता है, उसके साथ एक बिल देते हैं, अब उसको गौर से पढ़िए तो उसके ऊपर लिखा रहेगा टैक्स इनवाइस, और बहुत सारी बिल्स होंगे। सोना आप खरीदते हैं, जेवर वगैरह खरीदते हैं, या किसी होटल में जाके चाय वगैरह पीएंगे, तो ऐसी सूरत में आपको अगर बिल देता है तो अब बिल में अगर GST का जिक्र होगा, GST आपसे वसूल किया जा रहा है, तो वो बिल क्या होगा, टैक्स इनवाइस होगा। एंड दरअसल टैक्स इनवाइस क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है ना, जो सेलर जो है किसको देता है, कस्टमर को देता है, ठीक है।
और उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है ना। कि थोड़ा सा उर्दू में के बजाय इंग्लिश में भी समझते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जिसे कहेंगे हम जो बेचने वाला फरोख्तकार जो है वो कस्टमर को देता है। और उसमें क्या इंक्लूड होता है, उसमें शामिल होता है टैक्स यानी बिल। नॉर्मली तौर पे हम समझेंगे बिल यानी कि ऐसा बिल जिसमें जीएसटी का जिक्र हो, तो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो वो रजिस्टर्ड सप्लायर होगा, जो डॉक्यूमेंट हमको देगा वो रजिस्ट्रेशन उसका किया रहेगा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, जीएसटी के डिपार्टमेंट में। और रजिस्टर्ड सप्लायर है, रजिस्टर्ड डीलर हैं, ये लोग हमको जीएसटी जो है आपका बिल हमें अदा देंगे। ओके, अब यहाँ से हम आईटीसी समझेंगे। तो टैक्स इनवॉइस समझ में आया, एक बिल, एक डॉक्यूमेंट जो बेचने वाला फरोख्तकार कस्टमर को देता है और जिसमें जीएसटी का जिक्र करता है। ओके, उस बिल को टैक्स इनवॉइस कहते हैं, ठीक है। अब आईटीसी की बात, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका लॉन्ग फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना कि हाँ आईटीसी, याद रखिए इसको। तो ये आईटीसी को समझने से पहले हमें क्या समझना है, तिजारती जंजीर। एक्चुअल ये जो जंजीर है तिजारत की, इसमें 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 4 अहम। कौन? एक है, हाँ एक कौन है, देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि एक है मैन्युफैक्चरर यानी कि सनतकार जो अशिया को बनाता है, कारखाने का मालिक, इंडस्ट्रीज़ का मालिक। ओके, मैन्युफैक्चरर एक पर्सन ये हो गया। होलसेलर, होलसेलर कौन होता है, थोक व्यापारी जो सनतकार से अशिया खरीदता है। फिर होलसेलर से कौन खरीदता है, रिटेलर, है ना। होलसेलर 1-2 अशिया ऐसे नहीं फरोख्त करते बल्कि वो एक बड़ी तादाद में अशिया फरोख्त करता है, उससे रिटेलर खरीदता है। और रिटेल किसको फरोख्त करता है, ग्राहक को। तो यहाँ पे याद रखिए ये चेन है बिजनेस की, 4 लोग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक है सनतकार, दूसरा है थोक व्यापारी जो एक साथ कारखाने से अशिया उठाता है, एक साथ अशिया ख़रीदता है और खुर्दा फरोश यहाँ से कुछ अशिया लेते हैं, तादाद में, बड़ी तादाद में लेते हैं। और खुर्दा फरोश है, रिटेलर हैं, और फिर रिटेलर से ग्राहक अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 या 2 अशिया ख़रीदता है, ठीक है। तो यहाँ 4 लोग इंपॉर्टेंट है, समझ में आया यहाँ पे। तो यहाँ मैन्युफैक्चरर ने किस लिए बनाया, अशिया को बेचने के लिए, तो ये भी बिज़नेस है। और थोक व्यापारी किस लिए खरीद रहा है, बिज़नेस के लिए, तो वो भी बिज़नेस है। तो इस चेन को बिज़नेस टू बिज़नेस कहते हैं। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के दरमियान में जो कारोबार हो रहा है वो चेन हो क्या हो गया, बिज़नेस टू बिज़नेस। ओके, होलसेलर ने क्यों ख़रीदा, और रिटेलर को फ़रोख्त करने के लिए, यानी होलसेलर का मकसद भी बेचने का ही होता है, फ़रोख्त करने का होता है। तो रिटेलर ने इसको ख़रीदा किससे, होलसेलर से। तो ये दोनों भी बिज़नेस कर रहे हैं, होलसेलर भी बिज़नेस कर रहा है, रिटेलर भी बिज़नेस कर रहा है। तो ये भी बिज़नेस और ये भी बिज़नेस, तो ये चेन दोनों के बीच में की जो जंजीर है वो भी क्या है, बिज़नेस टू बिज़नेस है। ओके, लेकिन रिटेलर जब बेचता है कस्टमर, तो कस्टमर जो होता है, ग्राहक जो होता है, वो ख़रीदता है बेचने के लिए नहीं बल्कि घर पे ले जाता है और उसको यूज़ कर लेता है ना। ओके, यूज़ कर लिए, समझ लीजिए अशिया वहाँ ऐड हो रही है, ठीक है। तो उस इससे वो कहा जाएगा बिज़नेस टू कस्टमर। ओके, तो ये चेन आप समझ में आ गई आपके। बिज़नेस, ये तिजारती जंजीर है, 4 लोग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है, जिसमें से 2 लोग को मैंने कलर किया हूँ, रेड येलो कलर्स, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है 2 लोग। ये आईटीसी का जो बेनिफिट लेंगे ये सनतकार नहीं लेगा यहाँ पर, क्योंकि सनतकार अभी यहाँ पे हम सनतकार क्योंकि एसएससी लेवल पर, हमारे जो 10वीं क्लास के लेवल पर, हम सिर्फ इस आईटीसी को ये 2 लोग के लेवल पर स्टडीज़ करना है हमको। तो यहाँ पे सिर्फ आईटीसी का जो बेनिफिट लेंगे ये होलसेलर लेगा और रिटेलर लेगा, ना ही कस्टमर लेगा और ना ही मैन्युफैक्चरर लेगा। हाँ, मैन्युफैक्चरर कहीं से कोई अशिया ख़रीद के लाता है तो उस वक्त वो लेंगे, लेकिन यहाँ पे उसका जिक्र नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम 4 लोग जो इंपॉर्टेंट है एसएससी लेवल के लिए, हम उसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए आईटीसी का बेनिफिट किसको ज़्यादा पहुँचेगा, कौन फ़ायदा उठाएगा, होलसेलर एंड रिटेलर। क्योंकि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्चुअल है क्या, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये कस्टमर है, कस्टमर देखिए आफ्टर टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, खरीदते देखिए यहाँ पे गौर कीजिए। आईटीसी क्या है दरअसल, देखिए तो होलसेलर ने सनतकार से, है ना, होलसेलर ने सनतकार से अशिया ख़रीदा, तो सनतकार ने होलसेलर से अशिया पर टैक्स लगाया, और टैक्स किसने पेड किया, होलसेलर ने पेड किया। तो जितना टैक्स होलसेलर पेड करेगा सनतकार से अशिया ख़रीदते वक्त, सनतकार से होलसेलर जब अशिया ख़रीदेगा और जितना टैक्स वो सनतकार को देगा उस टैक्स को वो अपने लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कहेगा। ओके, वो क्रेडिट रहेगा उसके लिए, वो आईटीसी रहेगा। टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, खरीद के वक्त दिया जाने वाला टैक्स आईटीसी होगा। लेकिन कौन फ़ायदा उठाएंगे, सिर्फ इसका थोक व्यापारी को फ़ायदा पहुँचेगा और खुर्दा फरोश को, ठीक है।
अब थोक व्यापारी ने सनतकार से अशिया खरीदा और उस पर टैक्स दिया, वो टैक्स उसके लिए क्या हो जाएगा, ITC। तो टैक्स खरीद के वक्त दिया जाने वाला टैक्स ITC कहलाता है। और इसके बाद थोक व्यापारी किसको बेच रहा है, होलसेलर, सॉरी थोक व्यापारी किसको बेच रहा है, खुर्दा फरोश को। तो खुर्दा फरोश से वो टैक्स वसूल करेगा, खुर्दा फरोश से वो टैक्स वसूल करेगा। तो जाहिर सी बात वसूल करेगा, तो फरोख्त के वक्त वसूल किया जाने वाला टैक्स क्या कहलाएगा यहाँ पर, उसको कहेंगे आउटपुट टैक्स। याद रखना आपको। तो बात समझ में आई चैन। यहाँ पे थोक व्यापारी ने किसको बेचा, खुर्दा फरोश को। खुर्दा फरोश को बेचते वक्त उसने उससे टैक्स वसूल किया, और वो जो टैक्स वसूल करेगा फरोख्त करते वक्त उसको आउटपुट टैक्स कहेगा। और ये दोनों, अब इसके बाद ये बात समझ में आ गई, ITC क्या है, खरीद के वक्त दिया जाने वाला टैक्स वो ITC है। ITC किसके लिए, होलसेलर और रिटेलर के लिए। इतना ही याद रखना है आपको, होलसेलर और रिटेलर के लिए रहेगा, बस दो ही लोग के लिए रहेगा, ठीक है। और आउटपुट टैक्स भी दो ही लोगों के लिए रहेगा टैक्स कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो होलसेलर जो है वो खुर्दा फरोश को अशिया बेच रहा है, और उससे जो टैक्स वसूल करेगा फरोख्त के वक्त वो वसूल किया जाने वाला टैक्स आउटपुट टैक्स कहलाएगा। तो ये बात को याद रखिए। वही बात जो है खुर्दा फरोश के लिए भी रही, क्योंकि खुर्दा फरोश ने क्या किया, थोक व्यापारी को टैक्स देकर आया। तो खुर्दा फरोश जब थोक व्यापारी से अशिया खरीदेगा, खुर्दा फरोश जब थोक व्यापारी से अशिया खरीदेगा, जो टैक्स देगा वो उसके लिए ITC कहेगा उसको, और ग्राहक को जो बेचेगा और ग्राहक से जो वसूल करेगा उसको आउटपुट टैक्स करेगा। तो जाहिर सी बात है थोक व्यापारी जिस तरह से अमल कर रहा है उसी तरह से अमल खुर्दा फरोश का भी रहेगा। बात समझ में आ चुकी होगी। खरीदते वक्त दिया जाने वाला टैक्स ITC, और फरोख्त के वक्त वसूल किया जाने वाला टैक्स आउटपुट टैक्स, थोक व्यापारी के लिए भी और खुर्दा फरोश के लिए भी। तो यहाँ ये बात हम ITC और आउटपुट टैक्स में यहाँ फ़र्क हम समझ गए। अब हम चलते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप क्या है यहाँ पर, GST या GST-IN, ओके, IN, GST-IN भी पढ़ेंगे, ये GST भी पढ़ेंगे, GST-IN। GST-IN क्या है, ये G है गुड्स, और ये एंड सर्विस टैक्स, अशिया और खिदमत टैक्स, और इन है आइडेंटिफिकेशन, I से है आइडेंटिफिकेशन और N से है नंबर। तो G से गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो आपको पता ही है। ये I क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक जो ताजिर अब तिजारत करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना है GST डिपार्टमेंट में, और उस डिपार्टमेंट जो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलेगा वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, उस नंबर को GST-IN कहा जाएगा। और जब अपने को बिल देगा तो बिल पे GST-IN लिखा रहेगा। आपने देखा होगा कि जब आपने कोई अशिया खरीदे होंगे जहाँ पे जिसमें GST का जिक्र होगा उसमें GST-IN लिखा। तो ये नंबर जो है 15 डिजिट, यानी अल्फ़ाबेट और डिजिट पे डिपेंड्स करता है। टोटल 15 यहाँ पर अल्फ़ाबेट और डिजिट मिलाकर टोटल तादाद इनकी 15 है। ये GST-IN है। एक नॉर्मली मैंने हाल ही नॉर्मल GST-IN लिखा है यहाँ पे जो आपका। इसके 5 हिस्से हैं। अब इस 5 हिस्सों को हम समझ लेते हैं। तो 5 हिस्से कैसे हैं। पहला हिस्सा 20 से पहला जो 2 डिजिट है वो स्टेट को जाहिर करता है। तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट का नंबर है, कोड नंबर है 27। दूसरे स्टेट का दूसरा नंबर होगा। जैसे बात जितने स्टेट है उतने नंबर यहाँ पर हैं। तो ये 2 डिजिट नंबर जो है ये स्टेट के नंबर को जाहिर करता है। बीच में ABCDE 1 2 3 4 H यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 नंबर है। कितने नंबर है ये 10 टोटल नंबर और अल्फ़ाबेट में। ये है पैन नंबर। क्या है ये पैन नंबर। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है स्टेट कोड, ये है स्टेट कोड है ओके 27। ये है पैन नंबर 10 डिजिट ओके। उसके बाद एक जो है ये क्या है, ये है एक इंदराज के लिए एक इंदसा, यानी कि बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जिनके अलग अलग स्टोर्स, अलग अलग शोरूम्स, तो अलग अलग वो अपने GST के अलग अलग इंदराज कर सकते हैं। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि इनके पास एक स्टोर रूम है या एक शोरूम है या फिर एक दुकान है, तो उनका एंट्री है, एक GST नंबर उनके पास है। और Z क्या है यहाँ पर, ये बाय डिफ़ॉल्ट है ओके। और 5 एक नंबर अब आखिरी के भी डिजिट रहेगा, वो है चेक सिम, उसको बोलते हैं चेक सिम। जिस तरह से आप देखिए गौर कीजिए, अगर आप कहीं किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके मोबाइल पे OTP आता है, तो आपके इसका मतलब OTP आने का मतलब क्या हुआ कि वो OTP से ये चेक होता है कि वाकई ये आप ओरिजिनल इंसान हो, पेमेंट करने वाले या पेमेंट हासिल करने वाले, किसी को भेजने वाले या कोई पेमेंट बिल अदा करने वाला ओरिजिनल वही है, तो आपके मोबाइल नंबर से उसको टैली किया जाता है। तो इसी तरह से चेक सिम, ये 5 आखिरी के जो डिजिट है वो भी चेक किया, जैसे वो एंट्री करते हैं तो ये इससे चेक हो जाता है कि वाकई रियली ये GST किस कस्टमर से पेड की जा रही है ओके, और रियली वो कस्टमर GST पेयर है कि नहीं पेड ओके। तो इस तरह से ये 5 इससे हमने GST इनके समझे यहाँ पर ओके। अब एक HSN कोड, अब यहाँ पे 2 तरह के कोड पढ़ेंगे,
एक HSN कोड है, उसका मतलब मीनिंग है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। वो किस लिए? अशिया के, अब मार्केट में दुनिया भर की अशिया आ चुकी है, तो उसका क्लासिफिकेशन या उसकी जमातबंदी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जमातबंदी यानी इसको जो कोड दिया गया वो तमाम अशिया की जो जमातबंदी में जो मखसूस नंबर इस्तेमाल किया जाएगा उसको HSN यानी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर्स, ये उसको कोडिंग दी गई है। ओके, तो अशिया की जमातबंदी में एक मखसूस नंबर होता है HSN। यानी अशिया कौन सी? जैसे कि आप पेड़ा खरीद रहे हो तो पेड़ा का नंबर अलग होगा, उसकी नंबर कोडिंग अलग होंगी। आप जलेबी खरीद रहे हो या कोई और मिठाई खरीद रहे हो या फिर कोई अशिया कपड़ा खरीद रहे हो या फिर और टीवी वगैरह फ्रीज वगैरह ये चीज़ें अशिया आप खरीद रहे हो, तो हर एक का कोड दिया हुआ है, उस कोडिंग को वो कोडिंग जो है HSN में आएगा। ठीक है। और तीसरा है SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये सर्विस अकाउंटिंग कोड है। सर्विस यानी कि जो अशिया, मतलब जैसे बताइए GST का मतलब है गुड्स एंड सर्विस, सर्विस यानी कि अशिया का अकाउंटिंग कोड रहेगा, यानी कि सर्विस का अकाउंटिंग कोड है। सर्विस मीन्स खिदमत, खिदमत का। अब खिदमत कौन सी खिदमत? जैसे मिसाल के तौर पे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपने टिकट निकाला, तो जाहिर सी बात है हुकूमत की तरफ से हमें एक सहूलत मिली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो हमारे लिए खिदमत हुई कि नहीं? तो ये खिदमत है। तो उस पर जो आपने जो टैक्स दिया वो सर्विस टैक्स करेंगे। आप किसी 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में, 2 स्टार होटल में खाना खाने के, चाय पिए, तो आपको वहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप बिल अदा करेंगे, तो बिल आपको सर्विस मिली, आपको रेडीमेड सब मिला, तो आप ये सर्विस। कोरियर है, आपके घर पे कोरियर आता है। पोस्टल डिपार्टमेंट है, आपके घर पे पोस्ट डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन स्पीड पोस्ट के जरिए, तो ये आपको खिदमत मिल रही है। आप टूरिज्म आप किसी मकाम पर सैर व तफरी के लिए गए, वहाँ पे आपने लॉज में आप ठहरे तो आपको सर्विस मिली है, वहाँ पे आपको कमरा मिला है, चाय, और मतलब कहने का मतलब ये जो सर्विसेज मिल रही है वो तमाम बहुत सारी सर्विसेज जो इसमें शामिल होंगी सर्विस अकाउंटिंग कोड में। ओके, तो अलग अलग किस्म की सर्विसेज हैं, तो 2 तरह के कोड हम देखें। ये नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको HSN याद रखिए कि किसके लिए यूज़ होता है कोड, और ऐसे किसके लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे खिदमत की जमातबंदी में मखसूस नंबर। और GST का एक छोटा सा फार्मूला मैंने आपको कहा था, 2 लोगों के लिए GST हम कैलकुलेट करेंगे, एक थोक व्यापारी के लिए और एक रिटेलर के लिए, है ना, खुर्दा फरोश के लिए। और GST मालूम करेंगे चूँकि उसमें आउटपुट टैक्स का जिक्र हुआ है और ITC का जिक्र, तो आउटपुट टैक्स में से ITC माइनस करें तो GST हमें हासिल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने GST की इस बेसिक को, बुनियादी इस बातों को देखें यहाँ पर। अब हम सवाल की मश्क नंबर 4.1 की तरफ जाते हैं। 4.1, पॉन मेडिकल स्टोर दवाइयाँ फराम करता है। द पॉन मेडिकल स्टोर सप्लाइज द मेडिसिन। ओके, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ द GST इज़ 12%। कुछ मेडिसिन है जिस पर 12% GST की शरह है। तो यहाँ से CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और SGST जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 हिस्से पार्ट उसके टैक्स के बनते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। सवाल को देख लेते एक मरतबा। ऑन मेडिकल सप्लाइज द मेडिसिन, वो मेडिसिन सप्लाई करता है। ऑन द सम मेडिसिन द रेट ऑफ GST कितना है? 12% है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ द CGST और SGST? क्या रहेगा? CGST और GST उसका निस्फ हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे लिखते हैं हम GST की शरह यानी रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 12%। उर्दू वाले इस तरह से लिखेंगे GST की शरह, और सेमी वाले इतना लिखेंगे, ये लिखेंगे रेट ऑफ GST। ओके, 12%। तो यहाँ पर GST की शरह, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST, मतलब हाफ ऑफ GST की शरह। ओके, रेट ऑफ CGST दिख रहा है, मैंने CGST लिखा है यहाँ पे, CGST की शरह हाफ ऑफ रेट ऑफ GST लिखे यहाँ पे। तो 1/2 12% है, तो कितना परसेंट होगा? 6% होगा। तो CGST कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। फिर SGST भी कितना रहेगा? 6% रहेगा, है ना। इसी सवाल है, बहुत ईजी है। वो GST की जो शरह है उसका आधा कर दीजिए, तो वो आधा CGST हो जाएगा और आधा उसका SGST हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मिसेस रियल पेंट है, सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लस्टर पेन, उन्होंने 2 डब्बे बेचे हैं लस्टर पेन के, एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज़ 2800। ओके, और हर डब्बे की जो टैक्सेबल वैल्यू है, जिस पे काबिल टैक्स रकम जो है, एक डब्बे की कीमत कितनी है? 2800 रुपये है। इफ़ द रेट ऑफ द GST का रेट कितना दिया गया? 28%। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST और SGST, हमको CGST और SGST मालूम करना है। चार्ज इन द टैक्स इनवाइस। टैक्स इनवाइस मतलब आपको पता है टैक्स इनवाइस यानी कि बिल, कौन सा बिल? जिसमें GST का जिक्र हो, है ना, उस बिल के लिए हमको टैक्स इनवाइस मालूम करना है। ओके, टैक्स इनवाइस में कितना CGST और SGST का जिक्र होगा। मिसेस रियल पेंट है, 2800 रुपये कीमत के लस्टर पेन के 2 डब्बे फ़रोख्त करता है। एक डब्बा जो है 2800 रुपये का है, याद रखिए, एक डब्बा यहाँ पर 28 का, तो 2 डब्बे फ़रोख्त करता है।
जीएसटी की शरह यहाँ पर दी गई 28% है। सीजीएसटी और एचजीएसटी मालूम करें, तो पहले सबसे पहले हम जीएसटी मालूम करें। इससे पहले हमको लिखना होगा कि यहाँ पे जीएसटी की शरह कितनी है, 28% हमने लिखा। रेट ऑफ जीएसटी 28%, जीएसटी की शरह 28% है, ये लिखें। ओके, अब हम एक डब्बे की कीमत कितनी दी गई है, 2800 रुपया। तो फिर 2 डब्बे की काबिल टैक्स रकम कितनी हो जाएगी, डब्बे कितने खरीदे, 2। बात समझ में आई, एक डब्बे की कीमत 2800 रुपया है, तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2 डब्बे, 2 है ना, यहाँ पे तो 2 से जब कहते हैं तो कितना 5600 रुपया, यानी बिल में 5600 रुपया हो रहा है टोटल किसका, डब्बों की कीमत का। अब इस पर जीएसटी लगाया जाएगा। जीएसटी क्या हिसाब से लगाया जाएगा, ओके, 28% के हिसाब से शरह दी गई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जीएसटी इज इक्वल टू वो कीमत, यहाँ पे लिख सकते हैं कीमत ज़रब जीएसटी की शरह, ओके, कीमत ज़रब फ़रोख्त कीमत ज़रब जीएसटी की शरह। तो 5600 को क्या करेंगे, 28% से ज़रब करेंगे। तो 5600 को मैं ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई किया 28% का मतलब 28/100 है ना, 100 0 0 कट गया, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, कितना बचेगा, 56 बचेगा, और ये 28 बचेगा। 56 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जीएसटी आ गया 1568 रुपया जीएसटी अदा करना होगा, क्योंकि 28% है। अब हैरान होने की बात नहीं है, यहाँ 28% जीएसटी दिया जा रहा है, इसलिए 1568 रुपया जीएसटी दिया जाएगा। अब हमको क्या मालूम करना है, सीजीएसटी। ये तो आपको समझ में आ गया कैसे मालूम करना है। जीएसटी का फार्मूला याद रखें, यहाँ पे जीएसटी कैसे मालूम करेंगे, कुल कीमत को उसकी शरह से ज़रब कर देंगे, कुल कीमत ज़रब शरह। आप ऐसे लिख सकते हैं टोटल अमाउंट इंटू रेट ऑफ जीएसटी। तो दोनों को मल्टीप्लाई किए, 28% का मतलब 28/100, 100 से ये 0 2 0, ये 2 0 और ये 2 0 कट गया, तो 56 ज़रब 28 बचा, इसको ज़रब किए तो 1568 रुपया, 1568 रुपीज़ यहाँ पर आंसर आया, जीएसटी इज इक्वल टू, ओके। अब हमको सीजीएसटी मालूम करना है। सीजीएसटी जीएसटी का हाफ रहेगा, तो सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी, हाफ ऑफ, इसका हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो 2 से तकसीम कर देंगे, तो 2 7 यहाँ 2 7 जार 14, 1 बचा, 2 8 जार 16 और 2 4 जार 8, यानी 2 7 14 है ना, 2 ये अब तकसीम कर देंगे, एक बचेगा 2 8 16 और 2 4 8, तो रुपीस, ये रुपीस की निशानी है 784 रुपये। जब जितना सीजीएसटी उतना ही एचजीएसटी, ये इतना सारा एक साथ नहीं भी निकालने चलेंगे, डायरेक्ट भी आप लिखेंगे कि सीजीएसटी इतना हल कर लेने का, और एचजीएसटी को डायरेक्ट लिख सकते हैं 784 रुपया। तो यहाँ सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586 रुपये। एक काबिल टैक्स रकम है किसकी, एक हाथ घड़ी की बेल्ट की काबिल टैक्स कीमत कितनी है, 586 रुपये है। घड़ी का बेल्ट, हाथ का बेल्ट, वही घड़ी के बेल्ट के हाथ घड़ी जो बेल्ट है उसकी कीमत दी गई है, और जीएसटी की शरह कितनी लगाई जा रही है, 18%। तो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगा, जाहिर सी बात है 586 तो उसकी कीमत हो गई है, और 586 का 18% वो अलग से जीएसटी उसको देना होगा, तो टोटल हो जाएगी, तो कीमत उसको उतनी अदा करना होगी। तो एक हाथ घड़ी के बेल्ट की काबिल टैक्स रकम कितनी है, 586 रुपये मैंने लिखा, हाथ घड़ी काबिल टैक्स रकम 586 रुपये है। अब जीएसटी की शरह कितनी है, 18% है, तो हम यहाँ से पहले जीएसटी मालूम करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीएसटी की शरह, कीमत ज़रब जीएसटी की शरह। तो 586 को क्या करेंगे, 18% से ज़रब करेंगे। 586 को हमने क्या किया, 18% यानी कि 18/100, 2। अब दोनों को पहले ज़रब कर दीजिए, और फिर यहाँ 100 से मैंने इसको तकसीम कर दिया, चाहे तो आप दोनों को पहले ज़रब कर दो, फिर 100 से तकसीम कर दो, बात एक ही है। 100 से तकसीम किया तो यहाँ पे अशारा लग जाएगा 200 के बाद, ओके। फिर 18 से इसको ज़रब किया 5.86 को, तो कितना आएगा, x 105 पॉइंट यानी डेसिमल 48, ओके। तो 105 डेसिमल 48 यानी कि 105.48, ये क्या है, इतने रुपये जीएसटी अदा करना है। तो कुल कीमत कितनी होगी, एक हाथ घड़ी के बेल्ट की कुल कीमत क्या होगी, जीएसटी प्लस जीएसटी कितना, इतना है ना, और कीमत कितनी थी उसकी, 586 थी, उसमें जीएसटी मिला के उसको अदा करना पड़ेगा। इस तरह से एक हाथ घड़ी की बेल्ट की कुल कीमत मैंने लिखा 586 रुपये, ये उसकी कुल कीमत है, और जीएसटी थी 105.48, दोनों की जमा करने पे 691.48 रुपीज़ उसको देना होगा, 691 रुपया 48 पैसा, ओके। बहरहाल पैसा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी कारोबार में अभी उसको लिया जाता है, ठीक है। तो इतना इस तरह से जीएसटी मालूम करेंगे, और ग्राहक को कितने रुपए देना पड़ेंगे, फिर ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगी घड़ी, 691.48 रुपये में ग्राहक को मिलेंगे। यहाँ लिख देंगे हम, बेल्ट ग्राहक को इतने रुपये में मिलेगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल वैल्यू ऑफ जीएसटी के साथ, अभी जीएसटी के साथ अब रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज़ 1770। एक खिलौना है
जिसमें वो जो रिमोट कार है, आप जानते हैं जीएसटी के साथ 1770 रुपये में ग्राहक को मिला। कितने में? 17, यानी जीएसटी इसमें शामिल हो गया। गौर कीजिए। और जीएसटी की शरह 18% थी। तो कार की काबिल टैक्स कीमत और इस पर सीजीएसटी और एचजीएसटी महसूस कीजिए। सीजीएसटी और एचजीएसटी हमको मालूम करना है। सीजीएसटी और एचजीएसटी मालूम करना है। इसमें टैक्स इंक्लूड है, तो हमको किसकी कीमत मालूम करना है? कार की काबिल टैक्स कीमत मालूम करना है। कार कितनी कीमत की होगी, इसमें जीएसटी मिला दिया गया और जीएसटी की शरह बताई गई हमको। तो इस सवाल को किस तरह से हल करेंगे, देखिए। जीएसटी टैक्स के साथ कुल कीमत कितनी है? ये टैक्स के साथ है, ओके, 1770 रुपये। तो जीएसटी की शरह कितनी है? 18%। मैंने यहाँ लिख लिया हूँ, ये टैक्स के साथ है, यानी कि इसमें जीएसटी शामिल है। अब हमको जीएसटी अलग करना होगा और उससे पता चलेगा हमको कार की कीमत कितनी होगी। तो अब कैसे अलग करेंगे? फर्स्ट किया कि काबिल टैक्स रकम कितनी है? x रुपये। मैंने यहाँ फर्स्ट कर लिया, लेट। अब यहाँ आपने इंग्लिश में फर्स्ट कर लिया, लेट द टैक्स पेएबल अमाउंट इज x रुपीज़ ऑफ द कार, है ना। तो कार की जो टैक्स कीमत है वो कितनी है? काबिल टैक्स की कीमत कितनी है? x रुपीज़ है। यहाँ पे फ्रॉम गिवन कंडीशन दी गई शर्त पे क्या है? देखो और कीजिए, जीएसटी प्लस कीमत, कॉस्ट प्राइस, ओके, जीएसटी प्लस कॉस्ट प्राइस मिला के कितना है? 1770 रुपये। कुल कीमत नहीं है, इसमें जीएसटी शामिल है। तो जीएसटी प्लस, अब जीएसटी कितना है? x का 18% है, ओके, और कीमत कितनी है उसकी? कुल x है। तो यहाँ लिखिए हम x का 18% है ना। x का 18% क्या है? ये जीएसटी है, नज़र आ रहा है? ये जीएसटी है, x का 18%, और x क्या है? उसकी कीमत है। बात समझ में आई यहाँ पर? x हमने कार की कीमत फर्ज की है, काबिल टैक्स कीमत, ओके, और उसी कीमत का 18% क्या है? जीएसटी है, और दोनों मिला के कितना हो रहा है? 1770 रुपये है। ठीक है, अब 18% देखिए कैसे हल करेंगे इसको। 18% को हम 18/100 लिखें, x अपनी जगह पर है, ये x जमा की शक्ल में अपनी जगह। अब इसका नसबनुमा 100 बनाएंगे, तो 100 बनाएंगे तो इसको 100 से ज़रब करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा यहाँ पे? 100 से ज़रब करेंगे इसको। देखो इसका नसबनुमा तो ऑलरेडी 100 है, 18x है टोटल, ओके, ये 18x है, और इसका नसबनुमा 1 है। इसको 100 बनाएंगे तो 100 से ज़रब करेंगे तो 100x में 18x मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा? 118x अपॉन 100। ये 100 यहाँ पर है, अपॉन, है ना, और 1770 तो अपनी जगह पर उसी साइड में मौजूद है। अभी 100 इधर ज़रब में आएगा, ओके। तो यहाँ क्या बनेगा? देखिए गौर कीजिए, मैंने इसको डायरेक्ट जम किया हूँ, यहाँ पे x बाकी रखा हूँ। 1770 की जगह 1770, 100 इसको ज़रब में आएगा और 118 इसके तकसीम में आएगा। ये उल्टा हो गया ना, यहाँ पे देखो 100 जो है 1770 को ज़रब हुआ और 118 जो है यहाँ पे तकसीम है। तो ये तो ज़रब तकसीम है ना, तो 10 स्टार के बच्चों को आना चाहिए, ओके। अब इसको तकसीम करेंगे। तकसीम करेंगे आप जिस तरह से आपको तकसीम करने आते हैं, 2 के बाड़े से तकसीम कीजिए, 3 के, जो भी जिस बाड़े से आप तकसीम करते हैं तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे 118 से तकसीम करेंगे इसको, तो 15 का बाड़ा यहाँ पर आएगा, ओके। यहाँ 15 वो बनेगा, यहाँ 15 100 से ज़रब करेंगे तो 1500 बनेगा, ठीक है। तो कितनी कीमत आई यहाँ पर इसकी? कार की काबिल टैक्स रकम 1500 है। अगर आप 1500 का 18% मालूम करते हैं तो गौर कीजिए यहाँ पे, तो उतना जीएसटी यहाँ पे हासिल आपको हो जाएगा, 270 रुपया, ठीक है। तो बहरहाल अब यहाँ पे हमने 1770 को 118 से तकसीम किए, 2 के बाड़े से कीजिए, या 100 को भी तकसीम कर सकते हैं 118 से। तकसीम करने के बाद जो जवाब आया यहाँ पे 1500 बचा। तो यहाँ लिखेंगे हम टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल कार इज़ 1500 रुपीज़ एंड कार की काबिल टैक्स रकम कितनी है? 1500 रुपये है। कैसे मालूम किया? ये बात समझ में आई आपके यहाँ पर, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ लिखिए, अब हाँ, अच्छा, हमको यहाँ से जीएसटी पेड करने की बात कही गई। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू हमने मालूम कर लिए। अब सीजीएसटी और एचजीएसटी मालूम करना है। तो देखिए 1770 रुपये जीएसटी मिलाकर दिया गया था और कार की कीमत कितनी है? 1500। तो 1700 में से 1500 गए, 1770 में से 1500 के, तो कितना बचा यहाँ पे? 270 रुपया, यानी जीएसटी कितना अदा किया गया था? 270। अब हमको सीजीएसटी मालूम करना है, क्योंकि सीजीएसटी मालूम करने के लिए जीएसटी मालूम होना ज़रूरी था। सीजीएसटी जीएसटी का आधा होता है और एचजीएसटी भी जीएसटी का आधा होता है, तो आधा आधा कर देंगे उसका, तो कितना हो जाएगा? 135 रुपया। सीजीएसटी 135 रुपये हो गया और एचजीएसटी भी सीजीएसटी का आधा होता है, वो भी 135 रुपये हो गए। ये रुपये का सिंबल मैं यहाँ इस्तेमाल किया, आप भी इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से यहाँ पर ये मश कंप्लीट हो गई बच्चों। चलिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और स्टडी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।